Hey everyone, good morning to all of you and welcome to Unacademy platform. Good morning. So today we will going to discuss about फंडामेंटल राइट MCQ. ओके, अब ये जो फंडामेंटल राइट के MCQs हैं लगभग 100 प्लस MCQs और 80 प्लस MCQs वी हैव सॉल्व्ड, जिसमें हमने हर एक तरीके से किस तरीके से MCQs पूछे जाते हैं, चाहे वो आर्टिकल 12 है, 13 है, 14 से लेके 18. आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 14 to 18. ओके, 14 to 18, देन 19 to 22. मतलब एक एक सीरीज करते हुए जो है वो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे. और आप लोगों के लिए यहाँ पर ये समझना होगा कि क्वेश्चन का मोल्ड किस तरीके से करते हैं यूपीएससी में भी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको पैटर्न प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मोल्डिंग के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हाँ यार, यूपीएससी में फंडामेंटल राइट से इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं जाने वाला. तो आपके अभी जो लगभग 3 से 4 लेक्चर बचे हुए हैं एंड दैट ऑल रिगार्डिंग अबाउट फंडामेंटल राइट. ओके, पार्लियामेंट के एमसीक्यूज आज आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रहेंगे, तो आप 4 बजे की क्लास में पार्लियामेंट के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं. तो आपकी ये जो प्रिपरेशन है वो हॉलिस्टिक वे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है वो तैयार हो रही है. ओके, सो वी विल गोइंग टू बिगिन अवर क्लास. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर आपको मिलते हैं. मेरा नाम तारकेश्वर जैन है. मैं आपके लिए अभी फंडामेंटल राइट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो लेकर आया हूँ. यू कैन सी माई अचीवमेंट्स हियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आपके लिए एक कम्युनिटी पेज भी मिलता है. टेलीग्राम चैनल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए मिलते हैं पीडीएफ लिंक, और पीडीएफ लिंक के साथ आपको मिलता है पोल. तो आपको ये तीनों चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं. ऐसे ही आपके लिए कम्युनिटी पेज है, वो कम्युनिटी पेज पर आपको यहाँ पर मिलता है पीडीएफ, पोल और लिंक्स. इसी के साथ साथ अभी मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, वो है ब्लॉगिंग का. अब आप जो है यहाँ पर मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप चाहते हैं तो वहाँ से आप जो है वो एक्सेस करके उन ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं. कल मैंने एक यूक्रेन और रशिया के ऊपर एक ब्लॉग लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है, क्रिस्प तरीके से जो है मैंने उसको डाला हुआ है. एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को वो चीज़ें जो है वो समझ में आए. और उसमें मैंने क्रिटिकल एनालिसिस प्रोवाइड किया हुआ है अगेंस्ट द यूएसए. मतलब यूएसए में जो गलतियां यूएसए के प्रेसिडेंट ने की हुई है उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो चीज़ें वहाँ पर डाली हुई है. अनअकैडमी में अल्ट्रा कॉम्बैट ऑफर भी चलता है. यहाँ पर अल्ट्रा कॉम्बैट ऑफर में आपको 27 फरवरी को 11 से 12 बजे के बीच में 56 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. इन 56 क्वेश्चंस में से आप यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं और 15% मिनिमम स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं. और इसी के साथ कई सारे विनिंग प्राइजेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो टीजे लाइव कोड अप्लाई करके आप उनको एक्सेस करिएगा. अनअकैडमी में 10,000 रुपये ऑफ जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में मिल रहा है. 5,000 रुपये आपके लिए ऑफ मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान में जब आप टीजे लाइव कोड अप्लाई करते हैं. और ये जो ऑफर है ये 25 फरवरी के लिए वैलिड है. इसी के साथ अनअकैडमी में प्रीलिम्स और सीसेट के टेस्ट भी चलाए जा रहे हैं और ये टेस्ट के प्राइसेस काफ़ी कम है. 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है. आप इसमें 50% ऑफ के साथ ये फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं. अनअकैडमी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा. आपको रैंक मिलेगा ऑल इंडिया, और जो रैंक जो है वो सबसे आपके लिए प्यारी चीज़ है क्योंकि आपको ऑल इंडिया कंपटीशन के बारे में जानकारी मिलेगी. अनअकैडमी में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी है जहां पर आपके लिए स्टडी प्लानर मिलते हैं, ओपन हाउस विद एजुकेटर है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस है, पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिलते हैं. एक साल की फीस 51,990 रुपीज़ है, वो आपको 46,791 रुपीज़ में पड़ता है टीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद प्लस जीएस प्लान में. ऐसे ही 27,500 रुपये ऑप्शनल की फीस है, वो आपको 24,750 पड़ता है आफ्टर अप्लाइंग द कोड टीजे लाइव. कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देना, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना है. जो भी आपका प्राइस है, मान के चलिए 50,000 रुपये प्राइस है, तो 50,000 रुपये को आपको डिवाइड करना है 12 से, और 12 माह में आप अपना जो है फ्लेक्सिबल टेन्यूर के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं. अनअकैडमी में लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें अपना सेशन बुक करके आप इन फैसिलिटीज को भी अवेल कर सकते हैं. सो कई सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है. चलिए, गुड इवनिंग. सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे एक बार. गुड इवनिंग सुलेखा, इशिका, हर्ष, राजेश, शिवानी,
चलिए, सो वी विल गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन हियर. सेंटर स्टेट रिलेशन पार्ट 9 एंड पार्ट 12 के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स प्रमोट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा है कौन से ऐसे असंविधानिक असंविधानिक नहीं बोलेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं जो प्रमोट करते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के लिए. ठीक है, अब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल क्या ये सेंटर स्टेट के रिलेशन को प्रमोट करेगा? पहले आपको ये देखना है कि ये संविधान के अंदर तो कहीं आता नहीं है. फिर फाइनेंस कमीशन, फिर आता है रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल, फिर आता है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एंड यूजीसी. तो कौन से इसमें से चीजें हैं जो आपके सेंटर स्टेट के रिलेशंस को प्रमोट करते हैं, वो आपको यहां पर आंसर करना रहेगा. आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन. Try to solve this question. देखो, फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल के अंदर हमें देखने को मिलता है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया. और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया तो सेकंड जो है वो आपका यहां पर नहीं आएगा. यूजीसी जो होता है, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो हमारे संविधानिक पोस्ट नहीं है. नेशनल एडवाइजरी काउंसिल संविधानिक पोस्ट नहीं है. नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल भी हमारी संविधानिक पोस्ट नहीं होती है. और रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल भी हमारा क्या है, संविधानिक पोस्ट नहीं है. मगर यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट के बीच में. नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बिल्कुल प्रमोट करते हैं, यूजीसी भी हमारे सेंटर और स्टेट को प्रमोट करेंगे. मगर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ये जो एडवाइजरी काउंसिल है और रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये जो है ये हमारे यहां प्रमोशन नहीं करते हैं. वी कैन से इतना हेल्प नहीं करते हैं सेंटर स्टेट के रिलेशन को जितना हमारे यहां पर यूजीसी और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल करते हैं. फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. नो काउंसिल नेम्ड रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऐसा कोई काउंसिल है नहीं. देयर आर सेवरल काउंसिल दैट आर रीजनल इन नेचर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्सेट्रा. नेशनल एडवाइजरी पैनल मेक्स पॉलिसी एट द नेशनल लेवल, स्टेट्स डू नॉट हैव टू से ऑन इट. UGC coordinate the center and the state in matter of university education. National Advisory Council make policy at the national level. यानी कि ये जो है ये नेशनल लेवल पर काम करती है. और रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल जैसा कुछ है नहीं. और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बिल्कुल सेंटर स्टेट को प्रमोशन करता है और यूजीसी भी सेंटर स्टेट रिलेशन को प्रमोट करता है. तो यहां पर जो है वो सही आंसर क्या निकल कर आएगा, 1 and 5 विल बी द राइट आंसर हियर. फाइनेंस कमीशन हमारा क्या है, संविधानिक स्टेटस मिला हुआ है, ये हमारा कोई बॉडी नहीं है. नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है तो वो नेशनल लेवल पर है. यूजीसी सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को प्रमोट करते हैं और इसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन को प्रमोट करेंगे. मगर फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर द 288 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज नॉट ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. गेटिंग दिस पॉइंट? सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी हियर. सभी को क्लियर हो गया? चलो, लेजिस्लेटिव मैटर्स on which uniformity of legislation throughout the country is desirable but not essential are enumerated in. मतलब क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे लेजिस्लेटिव मैटर जिसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन होता है पूरे देश भर के अंदर और वो डिजायरेबल है, ठीक है, बट एसेंशियल नहीं है, तो वो कौन सी लिस्ट में आएगा? मतलब डिजायरेबल है मगर उसकी जरूरत अभी नहीं है, तो वो कौन सी लिस्ट में हम रखते हैं? क्या वो रेसिडरी लिस्ट में आएगा या कंकरेंट लिस्ट में या फिर 5th and 6th शेड्यूल में या फिर डीपीएसपी के अंदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहां पर क्लियर होंगे. हेलो एवरीवन,
हेलो ऋतिक, आनंद, सत्यम, हर्ष। सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे वीडियो को। देखो, लेजिस्लेटिव मैटर्स जिसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन की बात होती है थ्रू आउट द कंट्री, वो डिजायरेबल होता है बट वो एसेंशियल नहीं होता है। ठीक है, अब डिजायरेबल और एसेंशियल का मतलब क्या है? एसेंशियल का मतलब होता है जो जरूरी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया गया था, यानी कि आप लोग बाहर निकलते थे तो दूध का पैकेट जैसे कि अनाज को लेने के लिए, तो ये सब चीजें एसेंशियल कमोडिटी, मेडिसिन कम्स अंडर द एसेंशियल कमोडिटी। फिर अपना वी कैन से जो एम्बुलेंस होते हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं, है ना। फिर कोई भी एक बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो एसेंशियल एक्टिविटीज में आती हैं चीजें। तो एसेंशियल एक्टिविटीज में चीजों का नहीं होना मगर उसको डिजायरेबल होना, यानी कि उसकी हमें डिजायर है मगर वो एसेंशियल नहीं है, तो ऐसी लिस्ट किसके अंदर बनाई जाती है? तो देखो, रेसिड्यूरी लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो रेसिड्यूरी लिस्ट वो क्या होती, वो लिस्ट होती है जहां पर पार्लियामेंट और स्टेट कोई भी यहां पर अभी तक कानून नहीं बनाया, ना ही हमारे संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसके ऊपर पहले कभी कानून बनाया होगा। और रेसिड्यूरी लिस्ट यानी जैसे एग्जांपल के तौर पर हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं वो है ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर जो आता है वो आता है आपके रेसिड्यूरी लिस्ट के अंदर। तो रेसिड्यूरी लिस्ट क्या हो गया? ऐसी लिस्ट जिसपे अभी तक कभी कानून बनाया नहीं गया है, और रेसिड्यूरी लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार वो किसके अंदर होता है? तो वो होता है आपके पार्लियामेंट के पास। तो रेसिड्यूरी लिस्ट ये हो गया। फिर आता है आपका कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? तो कंकरेंट लिस्ट जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल, हमारे देश में कितने शेड्यूल हैं? तो टोटल है अपने 12 शेड्यूल, और फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल में हम एक्चुअली बात करते हैं ट्राइबल्स को लेकर। ट्राइबल्स को लेकर अब वो होंगे चाहे अपने एमएमटीए यानी कि अपने मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, या फिर कोई और शेड्यूल्ड एरिया वाले रीजन को हम डिफाइन करेंगे। बट वी कैन नॉट से कि वो डिजायरेबल है और एसेंशियल नहीं है, वो एसेंशियल भी माने जाते हैं। तो ये भी हो गया आपका। फिर डीपीएसपी की भी बात करते हैं। तो डीपीएसपी जो होता है उसमें हम सोशल इकोनॉमिक नेचर की बातें करते हैं, पॉलिटिकल नेचर की चीजें वहां पर इंक्लूड नहीं की गई। तो अगर हम डिजायरेबल की बात करेंगे और एसेंशियल की बात नहीं करते हैं तो वो होती है हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर आने वाली चीजें, जिसमें आने वाले समय पर चाहे यूनियन कानून बनाए, चाहे तो यूनियन भी कानून बना सकता है, या फिर स्टेट कानून बनाना चाहता होगा तो स्टेट भी वहां पर कानून बना सकता है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? Alpna, answer will be B. Concurrent list will be the answer. Matter of national importance and the matter which requires uniformity of legislation nationwide are included in the union list. Matter of regional and local importance and the matter which permit diversity of interest ये state list में आता है। अब ऐसे मैटर जिसमें हमें पूरे भारत भर में कानून बनाना है मगर वो डिजायरेबल तो है मगर एसेंशियल नहीं है, उसको हम कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखते हैं। सो पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट एंड रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूड पावर टू लेवाई रेसिड्यूरी टैक्सेस। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? कंकरेंट लिस्ट विल बी द राइट आंसर हियर। सभी को कहानी समझ में आई? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया आपका, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके राजनंदिनी, यशवंत, try to solve this question. फोर 469 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या बोलता है यहां पर? 469 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, हु कैन मेक लॉ ऑन मैटर्स नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में यहां पर कौन सी लिस्ट की बात हो रही है? कैन एनीवन टेल मी यहां पर कौन सी लिस्ट की हम बात कर रहे हैं?
हु कैन मेक लॉ ऑन मैटर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो देखो एक्चुअली में हम यहां पर रेसिड्यूरी लिस्ट की बात कर रहे हैं, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसी चीजें जो ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, ना ही यूनियन लिस्ट में है, वो चीजों को हम बनाते हैं कानून रेसिड्यूरी लिस्ट के तहत। और रेसिड्यूरी लिस्ट मतलब जिस पे अभी तक कानून नहीं बनाया गया है, एंड पार्लियामेंट के पास पावर है, केवल और केवल पार्लियामेंट के पास पावर है रेसिड्यूरी लिस्ट पे कानून बनाने का। वेरी गुड यशवंत, वेरी गुड, वेरी गुड फिरदौस। So Parliament alone has the power to make on the, we can say, law on the residuary list here. Parliament of India is competent to legislate on all matters that are enumerated on union list, concurrent list. In the concurrent list, Parliament and state legislature have joint jurisdiction. In case of conflict over the law, जो कि concurrent list में बनाए होंगे, तो यूनियन के कानून जो होते हैं वो प्रिवेल करते हैं स्टेट लॉ के ऊपर। And has not received earlier assent of the president. Parliament alone has the power to make law on matter not included in the state list or concurrent list here. ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट। और ये बात किसकी कर रहे हैं हम, तो यहां पर बात कर रहे हैं रेसिड्यूरी लिस्ट के बारे में। कहानी क्लियर हो गई? वेरी गुड हिमांशी। चलो क्वेश्चन नंबर 470, which of the following features given in the constitution show that division of power in the constitution is in favor of the center। मतलब कौन से ऐसे फीचर्स हैं हमारे संविधान के अंदर, वो फीचर्स हमें ये बताते हैं कि जो डिवीजन ऑफ पावर किया गया है संविधान में, वो सेंटर को ज्यादा फेवर कर रहा है और स्टेट को कम फेवर करता है। तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं वो हमें यहां पर जिक्र करना है। पहला ऑप्शन है सेंटर हैज ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द कंकरेंट लिस्ट, स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वीटो ऑफ पावर ओवर स्टेट विल, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। गुड इवनिंग प्रियंका, काफी टाइम बाद आप आए हैं क्लास में। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। पूछा गया है संविधान के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमें बताते हैं कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो संविधान के अंदर फेवर करता है सेंटर को और स्टेट को कम फेवर करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड फिरदौस, अल्पना, प्रियंका। सबसे पहले सेंटर हैज ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द कंकरेंट लिस्ट। अभी हमने देखा था कि 3 लिस्ट होती हैं और उन सभी लिस्ट में से यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट कानून बनाएगा, स्टेट भी कानून बना सकता है। मगर अगर कंफ्लिक्ट होता है स्टेट और यूनियन लॉ के बीच में, तो यूनियन लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो ये बिल्कुल अपना क्या हो गया, बायसनेस है सेंटर के लिए। स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। स्टेट जो होते हैं भारत के अंदर, उनके अंदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है कि वो अपने आप को हटा नहीं सकते हैं। स्टेट्स को यहां पर हटाने की कोई अनुमति नहीं होती है। स्टेट्स को अगर विभाजन भी करना है, जोड़ना है, घटाना है, नाम बदलना है, एरिया को कम ज्यादा करना है, वो सब काम पार्लियामेंट करेगा, स्टेट अपने आप से खुद नहीं कर सकता। फाइनेंशियल इमरजेंसी, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में सेंटर विल गोइंग टू ओवरटेक स्टेट, वी कैन से पावर। तो ये भी हमारे यहां पर सेंटर की तरफ फेवर कर रहे हैं। अब ये थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है वीटो ऑफ पार्लियामेंट ओवर द स्टेट बिल, मतलब स्टेट के जो बिल हैं उस पे पार्लियामेंट का वीटो पावर होना। तो ये हमने कभी देखा क्या? अभी तक तो नहीं देखा। हमने एक चीज जरूर पढ़ा है कि आर्टिकल 200 के अंदर अगर स्टेट के कोई भी कानून बनाता है और वो गवर्नर के पास असेंट होने को जाएगा और गवर्नर को ये लगता है कि उसके लिए सलाह मशवरा करने की जरूरत है प्रेसिडेंट से, तो फिर प्रेसिडेंट जो है फिर उसके ऊपर वीटो पावर लगाएगा, मगर डायरेक्ट स्टेट बिल के ऊपर वीटो पावर नहीं लगाता है ना। तो ये जो है आपका सेंटर की तरफ वी कैन नॉट से कि वो फेवर करती हैं चीजें। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी सारे ऑप्शन आप पे सही हो गए। तो 1, 2 एंड 4 विल बी द राइट आंसर हियर। क्लास का टाइमिंग नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास का टाइमिंग जो है अभी चल रहा है 9:30, 4:30 एंड 9:30 नाइट में। अभी आपके 3 क्लासेस चल रहे हैं।
बाकी आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलता रहेगा। यस, सही, बिल्कुल सही कहा। 360 आर्टिकल 14 बिल्कुल सही यशवंत। ओके, क्लियर है कहानी। Union list contain more subject than the state list. More important subject have been included in the union list. Center has overriding authority over the concurrent list. Residuary power have also left with the center, but in the US they are vested in the state. अब देखो यहीं पे आ गया यूएस और इंडिया के वैकेंसी संविधान में डिफरेंस। रेसिडुअरी पावर हमारे देश में कौन उस पर कानून बनाएगा? पार्लियामेंट कानून बनाएगा, यानी कि सेंटर के पास पावर है कानून बनाने का। यूएसए के अंदर रेसिडुअरी पावर पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट्स के पास है। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेंटर वेरी स्ट्रांग इन इंडिया कंपेयर टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलो, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस इन द स्टेट लिस्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है किसके ऊपर कि जो स्टेट लिस्ट होती है उस पे पार्लियामेंट किन किन सर्कमस्टेंसेस में कानून बना सकता है, किन हालत में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकता है, वो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। राज्यसभा पासिस ए रेसोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। अगर राज्यसभा रेसोल्यूशन पास करेगा उस इफेक्ट में, यानी कि आर्टिकल 249 की यहां पर बात हो रही है। फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर हमारे देश में स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है? वेरी गुड अनीश, अल्पना। देखो, राज्यसभा जब पास करता है रेसोल्यूशन उस पर्टिकुलर इफेक्ट में, तो वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 249, और ये राज्यसभा का एक डिस्क्रिशनरी पावर हम बोल सकते हैं। और इन केसेस में स्टेट लिस्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी और उस पर यूनियन कानून बना सकता है, यानी कि पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। प्रेसिडेंट रूल यानी कि आर्टिकल 356, इस प्रेसिडेंट रूल में भी स्टेट लिस्ट पे कानून जो है सेंटर बना सकता है। मगर जब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं जो कि आता है आपके 360 के अंदर, उन केसेस में स्टेट लिस्ट जो है वो इफेक्ट नहीं करती है, और स्टेट लिस्ट पे फिर जब इफेक्ट नहीं करेगा तो फिर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता। तो इन दिस केस क्या होगा आपका कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का ये नहीं रहेगा, बाकी प्रेसिडेंट रूल और राज्यसभा पास कर सकते हैं रेसोल्यूशन। सो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर हियर। कहानी आई सभी को समझ में? बोलो बोलो, कहानी समझ में आया सभी को? 5 कंडीशंस हैं जहां पर स्टेट लिस्ट पे कानून बनता है। जब इंटरनेशनल ट्रीटी की बात हो रही हो, प्रेसिडेंट रूल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी यानी कि 352 आर्टिकल, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट को कि आप कानून बना लो स्टेट लिस्ट के ऊपर, और जब राज्यसभा पास करता है रेसोल्यूशन पार्लियामेंट के लिए कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं स्टेट लिस्ट में, तो इन दिस केस पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट एज वेल। चलो, क्वेश्चन नंबर 472।
Constitution empower the parliament to make law on any matter enumerated in the state list under which of the following extraordinary circumstances। जो हमारा संविधान है वो एम्पावर कर रहा है पार्लियामेंट के लिए कानून बनाने के लिए किसी भी मैटर में जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज अब यहां पर पूछा है। When the president exhort the council of minister to do so in the national interest, क्या इस केस में जब प्रेसिडेंट बोलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि भाई नेशनल इंटरेस्ट की बात है और स्टेट लिस्ट पे कानून बना लो, तो क्या ये कानून बन सकते हैं? दूसरा, when lower house passes a resolution to this effect by special majority। तीसरा, जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में लगी हो। और चौथा ऑप्शन है जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कि अब हमें इस पे कानून बनाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे कॉन्सेप्ट इस पे आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना पार्लियामेंट, तो ऐसे टॉपिक्स को शायद मैंने डिस्कस ही नहीं किया था, और जब वहां डिस्कशन नहीं हुआ तो कहीं से तो पढ़ना है ना। अल्टीमेटली यूपीएससी तो पूछ सकता है इस पे से, तो जब यूपीएससी पूछ सकता है तो फिर हमें तो तैयार रहना है ना। तो तैयार रहने के लिए अब क्या करना है, इसमें रट्टाफिकेशन तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, केवल एक बार समझना है कि हाँ स्टेट लिस्ट पे कानून कब कब बन सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। बहुत अच्छे, वेरी गुड कल्पना, वेरी गुड कल्पना। Try to solve this question. Very good कनाथली, राजेश। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट किन सर्कमस्टेंसेस में। पहला सर्कमस्टेंसेस यहां पर लिखा है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलेगा कि नेशनल इमरजेंसी की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है और आप इस पे कानून बनाओ। ये नहीं है, कहीं पे भी प्रेसिडेंट को इतना पावर दिया ही नहीं है। ऐसे तो फिर मन मर्जी से प्रेसिडेंट कुछ भी बोल सकता है ना। When the lower house passes the resolution to this effect by special majority, नहीं, अपर हाउस जो है वो रेसोल्यूशन पास करेगा तब स्टेट लिस्ट पे कानून बन सकता है। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन, जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में रहेगा, इन दैट केस स्टेट लिस्ट पे कानून बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी जब लागू होगा तब हमारे देश में कानून यहां पर बन सकते हैं। चौथा ऑप्शन, जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। ये भी नहीं है कि एनएसए ने सिक्योरिटी के लिए बोला कि ये सिक्योरिटी की बात है, आप इस पे कानून बना लो। ये हमारे देश में ऐसा नहीं होता। तो सही आंसर केवल एक ही बचता है, एलिमिनेट करके निकालोगे तो आंसर यहां पर आपका आ जाएगा, और 3 ओनली इज द राइट आंसर हियर। यस, वेरी गुड प्रियंका। भूपेंद्र, ओके, कहानी क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करो, कहानी क्लियर है? चलो, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है किसी भी पार्ट के लिए भारत में और किसी पूरे भारत के लिए, अगर इंटरनेशनल ट्रीटी की बात आ रही होगी तो। इंटरनेशनल ट्रीटी का मतलब किसी दूसरे देश के साथ हमारे अगर करार हैं और उन करारों को अमेंड करना पड़ रहा है, मतलब कोई भी ट्रीटी अगर हम साइन कर रहे हैं किसी देश के साथ और उसके लिए हमें अगर हमारे संविधान में कोई संशोधन करना पड़ रहा है, तो वो संशोधन कौन करेगा? तो पार्लियामेंट उन पे संशोधन करेगा। अब वो चाहे स्टेट लिस्ट की बात हो, यूनियन लिस्ट हो, कंकरेंट लिस्ट हो या फिर रेसिड्यूरी लिस्ट हो। सो इन दैट केस क्या कंसेंट करना पड़ेगा स्टेट से, या फिर कंसेंट मेजोरिटी ऑफ स्टेट से करने की जरूरत है, या फिर कंसेंट ऑफ द स्टेट जो पर्टिकुलर स्टेट में बात हो रहा है उससे कंसेंट करने की जरूरत है, या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट से कंसेंट करने की जरूरत ही नहीं होती है। चारों में से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा? यस यस, वेरी गुड।
वेरी गुड वेरी गुड। देखो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट प्रोसीजर मेंशन्ड है। क्या मेंशन है? अमेंडमेंट प्रोसीजर मेंशन है। अब इस अमेंडमेंट प्रोसीजर में एक अमेंडमेंट होता है कि पार्लियामेंट में बिल आया, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने असेंड कर दिया। उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के प्रोसीजर में स्टेट का कोई लेना देना नहीं होगा। और एक दूसरा बिल आता है जिस बिल में बात होती है कि पर्टिकुलर फलाना स्टेट है, उस स्टेट में हमें कुछ छेड़छाड़ करना है, या फिर पर्टिकुलर या कोई भी 2-4 स्टेट में से कुछ बातें उसमें कर रही होगी उस पर्टिकुलर एक्ट में। देन क्या होगा कि लोकसभा में बिल आएगा, राज्यसभा में बिल आएगा, प्रेसिडेंट उसको असेंड कर देगा, मगर हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन रिक्वायर रहेगा। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे देश में 28 राज्य हैं तो 14 राज्य में वो जो पर्टिकुलर बिल है वो पास होगा, किससे? सिंपल मेजोरिटी से। तब उसको हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं पूरा एक कानून जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टेट के कुछ लेने देने की। ठीक है। अब यहां पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि इंटरनेशनल ट्रीटी में अगर कोई छेड़छाड़ होनी है या फिर संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ रही है, लेट से कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ, आई थिंक 100 और 101 अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। उस पर्टिकुलर एक्ट में बांग्लादेश जो है और वेस्ट बंगाल जो है वहां के कोई लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, उसको लेकर यहां पर संशोधन हो रहे थे। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको लेकर संशोधन किए थे, मगर क्या वेस्ट बंगाल सरकार से उन्होंने कोई जानकारी मांगी थी या फिर उनसे कोई कंसर्न लेने की कोशिश भी की थी? नहीं की थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इंटरनेशनल ट्रीटी के टाइम पर स्टेट से सलाह लेने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। मतलब पार्लियामेंट के पास इतना ज्यादा पावर है कि वो बिना स्टेट से पूछे कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है इंटरनेशनल ट्रीटी को ध्यान में रखते हुए। कहानी क्लियर हो गई? गुड इवनिंग विवेक, आप भी काफी दिनों बाद आए हैं क्लास में। So power of the parliament is derived from the sovereign nature of India. Sovereign deals need not to be ratified by the state. Sovereign needs जो होती हैं उनको हमें यहां पर रेटिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ओके, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट फिर 99 होगा, मुझे याद नहीं आ रहा 99 था या कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन, बट कोई तो एग्रीमेंट में है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 474 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए किसी भी मैटर पे जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर होते हैं। देखो कहानी वही है, बस मैं तरीके इतने आपको समझा दे रहा हूं कि उन तरीकों से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट के लिए लॉ बनाने को किसी भी मैटर पे स्टेट लिस्ट में, किन सर्कमस्टेंसेस में। सर्कमस्टेंसेस पूछे हैं, वो भी सर्कमस्टेंसेस थे, ये भी आपसे सर्कमस्टेंसेस पूछे हैं, मगर यहां सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन अलग है, वहां फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन अलग था। It is 100th Amendment Act only which give effect to the acquiring of certain territory by India and transfer of certain other territories to Bangladesh। क्यों चैलेंज कर रहे हो मेरे बातों को? ओके, 119th अमेंडमेंट बिल था, वो 7 मई 2015 को वो पास हुआ था, और 100th अमेंडमेंट एक्ट था वन। ठीक है। गुड इवनिंग अंकित।
चलिए, Constitution empower the Parliament to make law on any matter enumerated in the state list under which of the following extraordinary circumstances when state makes a request, क्या वो कर सकता है? कर सकता है। To implement international agreement, क्या स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है पार्लियामेंट? अभी हमने देखा बना सकता है। जब राज्यसभा पास करेगा रेसोल्यूशन उस पर्टिकुलर इफेक्ट को लेकर, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑर्डर्स इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट ऑफ इंडिया, ये देखो ये हो जाता है बिल्कुल, एक अपन को क्या मिल गया? फुंदरू मिल गया, है ना, फुंदरू बोलते हैं उसको हम लोग। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? एक तरीके का आपको एक लॉलीपॉप मिल गया। अब ये लॉलीपॉप को आप क्रॉस करो, आपका आंसर यहां पर निकल आएगा। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। वैसे आप देखोगे तो तीन चीजों में आप यहां पर नहीं फंसोगे, बट चौथे से आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा कि ये तो है ही नहीं। और आंसर क्या है आपका? बी इज द राइट आंसर हियर। If the Rajya Sabha declares that it is necessary in the national interest that Parliament should make law on the matter in the list, then Parliament becomes competent to make law on that particular matter. Such a resolution must be supported by. अब ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के प्री में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में पूछा गया था, मैंने वहां से उठाया है। सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे वीडियो के लिए। देखो ग्राफ जो है ना वो ऐसा जाना चाहिए। मेरा ग्राफ क्या हो गया? अभी ऐसा तो चला गया, मगर अब वो ऐसा हो गया। वापस से इस ग्राफ को अपन को ऊपर लेकर जाना है। वो कैसे जाएंगे? जब आप लोग रिकमेंड करेंगे इन वीडियोस के लिए दूसरे बच्चों के लिए कि दे कैन वॉच द वीडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, चाहे वो आपकी स्पेशल क्लासेस के वीडियोस हों या फिर आपके यूट्यूब क्लासेस के वीडियोस हैं, ये सभी को आप यहां पर देख सकते हैं। और कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है आप लोग पूछिए, आई विल रिप्लाई यू ऑन थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, है ना। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन में पूछा है कि राज्यसभा डिक्लेयर करता है कि यह बहुत जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट में कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा किसी भी मैटर पे जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है, और पार्लियामेंट जो है कॉम्पिटेंट होते हैं लॉ बनाने के लिए उन पर्टिकुलर मैटर पे। तो जो ये रेजोल्यूशन आर्टिकल 249 में पास होगा, ये क्या, ये जो कहानी लिखी है ना, ये 249 आर्टिकल का कहानी है। अब ये जो रेजोल्यूशन पास होगा तो वो सपोर्ट कितने मेंबर से करना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से करना चाहिए क्या? सपोर्ट नहीं। मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस? नहीं। इसके बाद आता है आपका 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस, ये भी होगा नहीं। ये होता है 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, तो ये कहलाता है अपना क्या, एक तरीके का स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी के केस में राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 year. It can be renewed any number of time but not exceeding 1 year at a time. The law cease to have effect on the expiration of 6 months after the resolution has ceased to be in force. This provision does not restrict the power of state legislature. ध्यान से पढ़ना है आपको, ये कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर लो। जब रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा से तो वो रेजोल्यूशन जो है वो 1 साल तक चलेगा, एंड इट कैन बी रिन्यूड, यानी कि उसको आप कितनी बार भी रिन्यू कर सकते हैं, मगर 1 साल तक मैक्सिमम उस पर आप कानून को अमल कर सकते हो। जो लॉ बनता है वो लॉ सीज हो जाएगा जब उसका एक्सपायरेशन होगा उसके 6 महीने के अंदर। ये जो प्रोविजन है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने के लिए सेम मैटर पे। अब अगर इनकंसिस्टेंसी मिल जाएगी स्टेट लॉ एंड पार्लियामेंट्री लॉ में, तो फिर क्या होगा, पार्लियामेंट्री लॉ फिर प्रिवेल करेगा। कहने का मतलब यह है कि एक बार अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ आर्टिकल 249 के तहत, तो वो जो है 1 साल तक वैलिड रहेगा, और 1 साल तक वैलिड रहने के बाद 6 महीने तक और वैलिड रहेगा उसके एक्सपायर होने के बाद।
अब ये जो प्रोविजन है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो कानून नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल कानून बना सकते हैं, मगर जब स्टेट कानून बनाएगा और पार्लियामेंट का जो कानून रहेगा, अगर उसके बीच में कुछ भी कंफ्लिक्ट रहते हैं तो पार्लियामेंट का जो कानून है वो प्रिवेल करेगा, स्टेट का कानून प्रिवेल नहीं करेगा। इसलिए यहां पर अब इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरा टनाटन क्लियर हो गया। ठीक है, मनीषा कुमारी ने बोला रिप्लाई कीजिए, बताइए क्या रिप्लाई करना है आपका। स्पेशल क्लास की टाइमिंग होती है रात को 9:30 बजे, जहां पर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं। आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके खत्म हो जाएंगे। चलो सॉल्व करो इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन द लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more स्टेट पास रेसोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू इनेक्ट लॉ ऑन ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट, देन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर रेगुलेटिंग दैट मैटर। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट रेसोल्यूशन पास करते हैं और उस रेसोल्यूशन में यह होता है कि पार्लियामेंट को हम ऑथराइज कर रहे हैं कि वो स्टेट लिस्ट पर कानून बनाए, देन पार्लियामेंट क्या उस पर कानून बना सकता है, पहला चीज। दूसरा, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन। क्या ये भी काम हो सकता है, पार्लियामेंट क्या लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर? अगर इंटरनेशनल ट्रीटी है तो अभी हमने देखा इंटरनेशनल ट्रीटी की बात होगी तो पार्लियामेंट आसानी से कानून बना सकता है। और पहले वाले ऑप्शन को भी हमने चेक कर लिया था कि रेसोल्यूशन पास होगा तो स्टेट लिस्ट पे कानून बन सकता है। तो दोनों केसेस में यहां पर पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। अब यहां से मेंस का एक क्वेश्चन निकलता है कि भाई जब अगर पार्लियामेंट कानून बना ही सकता है तो फिर फेडरल कैरेक्टर हमारे देश में बचा क्या? फेडरल कैरेक्टर तो फिर बचा ही नहीं। हम तो फिर एक वी कैन से सेंटर ने एक तरीके से स्टेट को अपॉइंट कर दिया है ना? बट ऐसा नहीं है, कई सारे पावर जो है स्टेट के पास भी हैं और वो स्टेट अपने अपने तरीके से यहां पर काम करके कानून बनाते रहते हैं। ठीक है, A law so enacted applies only to those states who have passed the resolution. However, any other state may adopt it afterward by passing a resolution to that effect in its legislature. Such a law can be amended or repealed only by the parliament and not by the legislature of the concerned state. Such example of law enacted under the above provision are United Nations Act 1947, Geneva Act 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982। ये ऐसे कानून हैं जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लेकर कानून थे और उसमें स्टेट लिस्ट के अंदर ये हमारे देश में आते थे, मगर हमने फिर भी इसको बनाया है। हमने मतलब पार्लियामेंट ने इसको यहां पर बनाया हुआ है। कहानी अपनी यहां तक क्लियर हो गई? कहानी क्लियर हो गया? चलो, स्टेट लॉ एंड सेंट्रल लॉ इन द कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में स्टेट लॉ एंड सेंट्रल लॉ क्या क्या है, कौन कौन से हैं, वो सबको हम यहां पर देखेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन मैटर एन्यूमरेटेड इन द रेसिडरी लिस्ट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना सकता है उन मैटर पर जो कि रेसिडरी लिस्ट में आते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर। स्टेट लेजिस्लेचर कैनॉट मेक लॉ ऑन दोस मैटर एन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑन विच सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो के लिए। बिल्कुल सही। पहले ऑप्शन में लिखा है स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन मैटर एन्यूमरेटेड इन द रेसिडरी लिस्ट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है क्या? रेसिडरी लिस्ट में कभी नहीं बना सकता। ओनली पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, रेसिडरी लिस्ट। State legislature cannot make law on those matter enumerated in the concurrent list on which central legislation already exists। ये भी गलत है। गलत क्यों है? सेंट्रल लेजिस्लेशन अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो भी स्टेट जो है यहां पर अपने कानून बना सकते हैं, बशर्ते जब स्टेट इसमें कानून बनाएगा और अगर यहां पर टसल होगा तो वो टसल में सेंट्रल का जो कानून है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि स्टेट का भी एक कानून है और सेंटर का भी कानून है। ठीक है, अब सेंटर के कानून और स्टेट के कानून में डिफरेंस आ रहा है, तो जब तक कंफ्लिक्ट नहीं आ रहा है तब तक तो चलता रहेगा, मगर जब कंफ्लिक्ट आएगा तो सेंट्रल लेजिस्लेशन विल गोइंग टू प्रिवेल। क्या होगा? सेंट्रल लेजिस्लेशन जो होगा वहां पर प्रिवेल करेगा। तो यहां पर नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर हियर। पार्लियामेंट has exclusive power to make law with respect to any of the matter enumerated in the union list and residuary list. Parliament and state legislature can make law with respect to any of the matter enumerated in the concurrent list, even if central law exists. But laws made by the state should not contravene central law. कहानी क्लियर है? चलिए, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन ए सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? सेंट्रल लॉ प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ, मतलब कि जब अगर कंफ्लिक्ट होगा सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के अंदर और वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है तो कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा स्टेट लॉ के ऊपर, स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा इफ इट हैज रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट, स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा of the governor of two or more state have approved the same legislation. Which of the following is correct here? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्रीम क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अगर समझ लिया, सॉल्व कर लिया, कहानी खत्म। अब ये क्वेश्चन में आप देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट में आपको डाउट लगेगा कि भाई स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा, इधर लिखा है, और प्रिवेल तब करेगा जब प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, और फिर उसमें जो है सेंट्रल लॉ नहीं चलेगा क्या? ये क्या हो गया? ये तो आपको उलझाने वाली चीज हो गई है ना। यस, वेरी गुड अंकित। In case of conflict between the central law and the state law on the subject in the concurrent list, central law prevail over the state law। बिल्कुल सही बात है।
दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टेट लॉ प्रिवेल होगा अगर प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा। यस, इट इज ट्रू, और ये 200 आर्टिकल के तहत वाली कहानी हो रही है। स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा जब गवर्नर और दो से ज्यादा स्टेट अप्रूव कर देंगे। अरे भैया, गवर्नर तो प्यादे हैं, गवर्नर क्या है, प्यादे हैं, उनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली विल बी द आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसिवली सेक्योर द प्रीडोमिनेंस ऑफ द यूनियन लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट and the concurrent list and that of the concurrent list over the state list. In case of overlapping between the union list and the state list, union list prevail करता है, and in case of overlapping between the union list and the concurrent list, it is again the former which will prevail. Where there is a conflict between the concurrent list and the state list, it is the concurrent list that will going to prevail. और conflict होगा सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में on a subject enumerated in the concurrent list, सेंट्रल लॉ prevail करता है स्टेट लिस्ट के ऊपर। फिर इसका एक्सेप्शन भी होते हैं। मनीषा जी, आपको कौन सा रिप्लाई करना है? सारे रिप्लाई तो मैं कर रहा हूं बाकी कोई और आपके रिप्लाई हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछेंगे, मैं आपको वहां रिप्लाई करूंगा। सर, फिजिकल ज्योग्राफी का व्यूज ऑफ कॉबर एंड हॉब्स डिस्कस कर दीजिए, एक्सप्लेनेशन। फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक नहीं लेता। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट लॉ मेड इन द कंकरेंट लिस्ट। देखो, स्टेट लॉ इन द कंकरेंट लिस्ट दैट कन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ कैन स्टिल प्रिवेल इफ इट हैज रिसीव्ड प्रेसिडेंट असेंट। इवन आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट कैन ओवरराइड सच लॉ बाय सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन ऑन द सेम मैटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेट लॉ जो है कंकरेंट लिस्ट से कब ऊपर हो जाता है। तो स्टेट लॉ कंकरेंट लिस्ट में अगर है, स्टेट लॉज इन द कंकरेंट लिस्ट अगर कंफ्लिक्ट होते हैं सेंट्रल लॉ से, तो वो प्रिवेल तब भी करेंगे अगर उनको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये अभी हमने देखा था। मगर इवन आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रहता भी है तो पार्लियामेंट जो है वो ओवरराइड करता है सच ए लॉ by subsequent legislation on the same matter here. This is also a true statement. मतलब भले ही प्रेसिडेंट ने असेंट कर दिया हो मगर पार्लियामेंट ओवरराइड कर सकता है दोबारा से कानून लेकर आके, ठीक है। और दोबारा से जब कानून लेकर आएगा अगर पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा स्टेट लॉ के ऊपर। आई एम नॉट अवेयर ऑफ मनीषा। Parliament has overriding power over the state legislation normally too. This shows that India is a quasi-federal polity, not a federal polity. इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। I am not aware of Manisha. If the state law on subject mentioned in the concurrent list conflict with the central law, तो क्या फॉलो होगा?
स्टेट लॉ प्रेवल करेगा सेंट्रल लॉ में इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पास इट अगेन विद ए स्पेशल मेजोरिटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेंट्रल लॉ प्रेवेल करेगा स्टेट लॉ में, बिल्कुल। मैटर इज मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, जो डिसाइड करेगा नेशनल इंटरेस्ट में। नहीं, मैटर इज रेफर टू द गवर्नर, ऐसा नहीं होता। सिंपल सी बात है, सेंट्रल लॉ प्रेवेल करेगा स्टेट लॉ के ऊपर। Constitution provides a scheme for demarcation of power through the 3 lists in the 7th schedule. Constitution also provides primacy to the parliament on concurrent list item. If there is a conflict, central law will override state law if the provision of the state law will not take effect. सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। If the Union Parliament wishes to move a matter from concurrent list to the Union list, कैसे वो ये काम कर सकते हैं? It must obtain the consent of all state legislature for the same. Rajya Sabha must pass a resolution to this effect for approving the action of the Lok Sabha. President must consult the governor of the majority of the state and act accordingly to their advice. Cabinet must pass an executive fear to that particular act. मतलब इसमें क्या काम जो है यहां पर हो सकता है? अगर यूनियन पार्लियामेंट विश करता है कोई भी मैटर को जो कि कंकरेंट लिस्ट में है तो उसको यूनियन लिस्ट में पहुंचाना है, तो वो कैसे काम होगा? क्या उसके लिए सारे स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें बात हो रही है यूनियन मैटर को कंकरेंट लिस्ट में पहुंचाने का। ठीक है, राज्यसभा को पास करना पड़ेगा रेसोल्यूशन टू दैट इफेक्ट अप्रूविंग द एक्शन ऑफ द लोकसभा। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, राज्यसभा वाला ही चलेगा। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा गवर्नर, अरे गवर्नर तो कहीं होगा ही नहीं। कैबिनेट पास करेगा एग्जीक्यूटिव को, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा राज्यसभा करेगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए है, टेलीग्राम पे जाइए, इसको आप सर्च करेंगे, यहां से आप मैसेज करेंगे, यू विल गेट your queries solved. Okay, so Rajya Sabha is an institutional mechanism to provide representation to the state. Its purpose is to protect the power of the state. In matter of concurrent list, both parliament and state legislature can make law. Any matter that affect the state must be referred to the Rajya Sabha for the consent and approval. If the Union Parliament wishes to remove a matter from the state list or to Union list or concurrent list in the interest of the nation, approval of the Rajya Sabha is necessary. The same is true when matter need to be moved from concurrent list to the Union list. This provision add to the strength of the Rajya Sabha here. ठीक है, so on this note we will going to wind up the class today. बाकी कल सुबह 9:30 बजे एज यूजुअल आपकी क्लास रहेगा और 4:30 बजे भी आपकी स्पेशल क्लासेस भी होते हैं। स्पेशल क्लासेस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है अनअकैडमी आपको अनअकैडमी के ऐप पर प्रोवाइड करते हैं। टीजे लाइव कोड अप्लाई करके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वो क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। मकसद क्या है? तो मकसद ये है आप लोगों के लिए कि आप इसका क्वालिटी चेक करें, क्वांटिटी चेक करें और उसके बाद फैसला लें कि आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है और कब लेना है। देखिए, जल्दी फैसला लेंगे तो सीट्स ज़्यादा है तो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा आप लोग जल्दी जल्दी फैसला लें और टीजे लाइव कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज कर सकते हैं। 25 फरवरी से नए बैचेस शुरू किए जा रहे हैं। 20 से ज़्यादा किताबें अनअकैडमी आपके घर तक पहुँचाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें मिलती हैं और ये किताबें तब मिलती हैं जब आप 1 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। और अब 1 साल से सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो आपके लिए लागू होगा जीएस पर और कॉम्बो ऑफर में। तो आप जब जीएस या कॉम्बो ऑफर का 1 साल के ऊपर सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अनअकैडमी में 15 मिनट में 15 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलते हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे आपके लिए 10 से 15 तक ये आपके लिए मिलते हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। एनीवन हैज़ एनी डाउट देन दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है वो मेरा तारकेश्वर जैन PSIR। ओके, तब तक के लिए गुड बाय बाय।